यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो सिलेबस हैं उसका एक बड़ा पार्ट है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस। तो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस का एक टॉपिक है साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक को हम देख रहे हैं। इससे पहले हम साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट को अपलोड कर चुके हैं। अगर इससे हम बात करें तो जो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्स हमारा जो है वो पॉलिटी जो है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, ये हमारा मेन सोर्स है और हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर को देख रहे हैं। इससे पहले जो है हम जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे हम देख चुके हैं। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वीडियो भी बना चुके हैं, अपलोड किया जा चुका है। इसके बाद हम देख रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। आइए हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर को। तो इससे पहले हम 11 साइलेंट फीचर देख चुके हैं। आज हम यहाँ देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब सर्वमताधिकार, यानी सभी व्यक्तियों को मतदान में भाग लेने की जो है संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, राइट्स दिया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब कोई भी व्यक्ति, इसके क्राइटेरिया बनाई गई है। जब हमारा संविधान बना उसमें क्राइटेरिया ये थी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल हो या उससे ज़्यादा हो वो मतदान कर सकता है। यानी कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा है उससे और कोई क्राइटेरिया नहीं पूछी जाएगी कोई व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, उसका रेस क्या है, लिंग क्या है, इस आधार पर उसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है को भारतीय होना चाहिए, यानी कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए नागरिक, और दूसरा क्राइटेरिया है कि उसकी 21 साल की उम्र होनी चाहिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो 21 साल की उम्र, जब हम 50 की बात कर रहे हैं, 1950 में जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो वो वोट डालने का अधिकार रखता था। तो वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है, अगर हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहे हैं। तो लोकसभा में या जो स्टेट एमएलए जो होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वहाँ पर व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन आज हम जानते हैं भारत में वोट डालने की उम्र 18 साल है। 18 साल जो उम्र है ये बाद में लाई गई थी, यानी 1950 में हमारे जो संविधान ने अधिकार दिए थे वो 21 साल था। अगर हम देखें, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट द राइट टू वोट, इट इज़ द राइट टू लिव इन द डिग्निटी। यानी हम देखें तो जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो है देश डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर अगर वोट डालने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक व्यक्ति गया वोट डाल के चलाए उसके सारे काम खत्म हो गए, नहीं। एक्चुअली एक डिग्निटी प्रोवाइड करता है। डिग्निटी कैसे? एक व्यक्ति को सम्मानजनक लाइफ देता है। कैसे? एक्चुअली में जब व्यक्ति वोट डालने जाता है तो उसके पास उस समय अधिकार होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होता है। वह प्रतिनिधि जाएगा, अगर वो एमएलए है तो विधानसभा में, एमपी है तो लोकसभा में जाएगा, और वहाँ पर जो भी देश की पॉलिसी बनाई जाएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसी मैनेजमेंट की जाएगी, उस पॉलिसी मैनेजमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यह व्यक्ति जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उस व्यक्ति की भावनाओं को ध्यान में रखेगा। अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति जो इसका 18 साल, ये हम बात कर रहे हैं 18 साल प्रेजेंट टाइम की बात है जो हमारे प्रेजेंट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अगर 18 साल या उससे ज़्यादा जिसकी भी उम्र है वो व्यक्ति किसी भी कास्ट हो, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, इलिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन, इसका कोई मतलब नहीं होगा, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। इस एक्चुअल की बात देखें तो ये जो हम देख रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ एंड सो ऑन, ये एक्चुअल में लिखा ही क्यों गया है? हम जानते हैं 1950 से पहले भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसी से शासन चल रहा था। उसमें भी ये था वोटिंग की प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है। 1892 से इनडायरेक्ट, 1909 तक तो डायरेक्ट हो गया था और 1919 तक तो पूरे व्यापक स्तर पर आ चुका था। तो हम देखते हैं उस समय वोट डालने का अधिकार बहुत कुछ लिमिटेड लोगों को मिलता था। किन लोगों को? जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होता था, संपत्ति होती थी, या जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते थे। और जो लोग बहुत ज़्यादा इनकम होती थी वो इनकम टैक्स भरते, यानी प्रॉपर्टी टैक्स देते थे, इनकम टैक्स देते थे, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। केवल उन लोगों को वोटिंग राइट मिलता था। कास्टिंग ए वोट राइट, जो कास्टिंग ए वोट उन्हीं का केवल राइट था। लेकिन भारतीय संविधान ने कहा कि इस तरीके के कोई बाउंडेशन हम नहीं रखेंगे, सिर्फ एक
21 साल पहले था, अब 18 साल है, कि 18 साल की उम्र जो है एक रिजनेबल एज है। इस एज में हम मान सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो 18 साल का हो गया उसके अंदर इतनी समझदारी विकसित हो गई है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए प्रेजेंट टाइम एज 18 साल जो है वो पहले 21 साल हुआ करते थे। अगर हम बात करें तो ये 18 साल से 21 साल कब लाया गया, तो हम जानते हैं 1989 में 1989 में जो है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया है, जो कि 1988 में आया था, और ये 1989 में चुनाव होने थे। तो उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने कहा कि जो हमारे देश में युवा हैं, हमें युवाओं पर और ज़्यादा विश्वास करना चाहिए और युवाओं को हमें भारतीय राजनीति में आगे उनके इलेक्शन में, उनके सिलेक्शन प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने का अवसर देना चाहिए। तो राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी 1988 में, उन्होंने 61वां कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए और उसके अनुसार 21 साल की उम्र को घटा करके 18 साल कर दिया गया। यानी 1950 से 1989 तक भारत में वोटिंग राइट जो मिलता था वो 21 साल या उससे ज़्यादा लोगों को मिलता था, और 1989 से अब तक ये हमको 18 साल की क्राइटेरिया मिल गई है। तो वोट फॉर ए बेटर इंडिया, तो हम जानते हैं ये एक लोगो है, वोट फॉर बेटर इंडिया। अगर आप वोट करते हैं तो भारत के बेटरमेंट में आपका योगदान होगा, भारत के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, जो पॉलिसी मैनेजमेंट होगी, उसमें वोटिंग राइट जो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जैसे अगर हम वोट करते हैं तो कौन सी पार्टी क्या काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, वोटिंग राइट इस्तेमाल करते हैं। अपना वोटिंग राइट इस तरीके से यूज करेंगे कि जो सामने हमारा रिप्रेजेंटेटिव है वो हमारे विकास के साथ साथ देश का भी विकास करे, अदरवाइज हम उसे अगले इलेक्शन में हटा देंगे। तो देश का बेटरमेंट होगा तो सोसाइटी की हमारी सोसाइटी बेटर होगी, सोसाइटी बेटर होगा तो पर्सन बेटर। यानी अगर एक बात करें तो हमारे पास हायर लेवल यानी देश से समाज, समाज से व्यक्ति तक हमारा बेटरमेंट हो सकता है, क्योंकि ये इलेक्शन ही है जो देश को बेटर बना सकता है, एक सुदृढ़ और स्ट्रांग और मजबूत देश में बदल सकता है। कैसे? पहले क्या होता था, जो यहाँ पर किंग सिस्टम होता था, तो किंगडम जो सिस्टम थी वहाँ पर मोनार्कियल जो सिस्टम थी, जो राजा महाराजा होते थे वो किसी को सुनते नहीं थे, वहाँ पर वोटिंग राइट नहीं था। राजा को सपने में भी अगर कुछ चीज़ आ गया तो अगले दिन वो पॉलिसी बन जाती थी। तो वहाँ पर किसी जनता से कोई मतलब नहीं था, वो जो चाहता था करता था, अत्याचार कर दे चाहे अच्छा काम करे उसकी मर्जी पर होती थी। लेकिन अगर वोटिंग करेंगे तो यहाँ पर एक इलेक्शन है, इलेक्शन के माध्यम से आपको अपने प्रतिनिधि का सिलेक्शन करना है, तो ये एक बेटर सोसाइटी को निर्माण करेगा और एक अच्छे देश का निर्माण करेगा। अब बात करते हैं जब वोट होता है तो हम देखते हैं कि एक दो सिस्टम हमको सामने दिखता है। एक ये वोटिंग मशीन है, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें आप एक बटन दबा करके सामने जो चुनाव चिन्ह होता है वहाँ पर आप वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें इलेक्शन बैलेट भी दिया है। इलेक्शन बैलेट यूज होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में। यानी वहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट को एक ही वोट डालने का अवसर मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एमपी एमएलए का इलेक्शन है। राष्ट्रपति चुनाव में एक व्यक्ति कई वोट दे सकता है। कई वोट का मतलब जितने उम्मीदवार मैदान में है सभी को व्यक्ति वोट दे सकता है। ये आश्चर्यजनक लगेगा लेकिन ये सत्य है। एमपी एमएलए चाहे पंचायत इलेक्शन में, म्यूनिसिपालिटी के इलेक्शन में एक व्यक्ति सिर्फ एक वोट देता है। लेकिन राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार में जो इलेक्टर होता है, जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वो जितने उम्मीदवार होते हैं उतना वोट दे सकता है। यानी हर उम्मीदवार को वोट दे सकता है, लेकिन वहाँ पर प्रेफरेंस बेस पर होता है। यानी वो कह सकता है कि हम इस व्यक्ति को फर्स्ट प्रेफरेंस पर राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं, इस व्यक्ति को सेकंड प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं, इस व्यक्ति को थर्ड प्रेफरेंस पर रखना चाहते हैं। यानी वो चाहे तो 3 वोट कास्ट कर सकता है, चाहे तो 2 करे और चाहे तो 1 ही वोट कर सके। इस सिस्टम से भी भारत में एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। हम जानते हैं 1969 में बीबी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने, वो इसी सिस्टम से बने थे। वो सेकंड प्रेफरेंस के बेस पर ही, फर्स्ट प्रेफरेंस पर कोई जीता नहीं, सेकंड प्रेफरेंस के नाम आधार पर जब काउंटिंग शुरू की गई तो बीबी गिरी जीत गए। तो हम देखते हैं कि ये सिस्टम भी हमारे देश में चल रहा है। तो वोट फॉर बेटर इंडिया के अगर देखें, हैविंग ए वोटर आईडी प्रूव यू आर एन इंडियन बट कास्टिंग योर वोट प्रूव्स यू आर ए रिस्पॉन्सिबल इंडियन। यानी अगर आपके पास एक वोटर आईडी है तो ये बताता है
कि आप इंडियन हैं, यानी सिटीजनशिप की बात बताता है। यानी कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन है और इसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, तो वह व्यक्ति को एक आईडी इशू कर दी जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से, और वो केवल नागरिक को दी जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल इंडियन है, जागरूक है, एक अच्छा नागरिक है, तो अच्छे नागरिक का एक लक्षण ये भी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन होने का, कि वो वोट डाले। यानी जब भी उसके यहाँ पंचायत इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, या हम बात करें एमएलए का, एमपी का इलेक्शन हो, तो उसे उस वोटिंग प्रोसेस में भाग लेना चाहिए। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आगे हम देखें तो द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाज बोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड हाईली रिमार्केबल इन व्यू ऑफ द वास्ट साइज ऑफ कंट्री, इट्स ह्यूज पॉपुलेशन, हाई पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड ओवरवेलमिंग इलिटरेसी। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने लायक है। हम देखते हैं जब हमारे देश में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अप्लाई किया गया, कब? जब संविधान कमेंसमेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कमेंसमेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू है, और तभी से हमारे यहाँ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सर्वमताधिकार व्यवस्थित, सभी व्यक्ति को सर्ववयस्क मताधिकार की सुविधा दी गई है। अगर हम देखें तो हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। जब भारत आज़ाद हुआ तो 37 करोड़ आबादी थी, जनसंख्या थी। आज हमारे यहाँ लगभग 140 करोड़ आबादी है। यानी जब जनसंख्या का जो सेंसस 2022-23 का आएगा तो एग्जैक्ट डाटा मिलेगा, लेकिन अंदाज से हम कह सकते हैं कि एक अनुमानित 140 करोड़ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी थी, 37 करोड़ से 140 करोड़ तक पहुँच गए हम। सोशल इनइक्वालिटी भारत में बहुत ज़्यादा उस समय भी थी, आज भी बहुत ज़्यादा है, और इलिटरेसी बहुत ज़्यादा तब भी थी, अभी भी हमारे देश में लगभग 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है। तो इन सब चैलेंज के बावजूद हमारे देश ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया। जबकि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1789 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना, लेकिन वहाँ पर उन्होंने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया था। ब्रिटेन वालों ने नहीं दिया था। ब्रिटेन अपने आप को एक प्रोग्रेसिव कंट्री मानता है, लेकिन उसने भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिया था। फ्रांस ने नहीं दिया था। ये सब जाकर के 20वीं शताब्दी, यानी फ्रांस, ब्रिटेन तो लगभग 1950 के बाद देते हैं महिलाओं को वोटिंग राइट। यानी भारत में पहले महिलाओं को वोटिंग राइट मिलती है, ब्रिटेन में बाद में मिली है, और फ्रांस में भी। और 20वीं शताब्दी में करीब 1920-25 के बाद जाकर के अमेरिका में मिली थी महिलाओं को वोटिंग राइट। तो हम देख रहे हैं कि भारत में तो संविधान लागू होते ही सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल गए, लेकिन दुनिया के जो प्रोग्रेसिव कंट्री अपने आप को कहते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जिन लोगों ने महिलाओं को उस समय भी वोटिंग राइट नहीं दिया था, जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ था, प्रारंभ हुआ था, इफेक्ट में आया था। अगर हम बात करें वोट डालने का महत्व क्या है, तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का क्या कहना है चुनाव प्रक्रिया के बारे में? रिमेंबर फॉर योर प्रोग्रेस, फॉर योर वेलफेयर, योर हैप्पीनेस, नेवर फेल टू कास्ट योर वोट इन इलेक्शन। यानी जो है, अगर आप अपने प्रोग्रेस, विकास चाहते हैं, वेलफेयर चाहते हैं कि विकास हो आपका, आप खुशहाल रहें, तो कभी भी वोटिंग प्रक्रिया में भाग जरूर लें, इससे दूर न जाएं। यानी अगर वोट नहीं डालेंगे, इससे साफ पता चलता है कि आप सरकार से खुश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, लेकिन वोट न डालने का मतलब है कि कानून ने जो आपको एक राइट दिया है उससे भी आप विमुख हो रहे हैं। इसलिए वोट डालना बहुत आवश्यक है अपने विकास के लिए, देश के विकास के लिए। अब वोटिंग राइट हमको क्या देता है? एक्चुअल में वोटिंग राइट हमको एक बहुत बड़ा ऑनर देता है, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ रेस्पेक्ट जो है ये दुनिया के हर व्यक्ति की चाहत होती है, और इस सेल्फ रेस्पेक्ट को अगर बढ़ाना है तो वोटिंग राइट का इस्तेमाल, प्रयोग करना चाहिए। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेक्स डेमोक्रेसी ब्रॉड बेस्ड, इनहांसेज द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ द कॉमन पीपल, upholds the principle of equality, enables minorities to protect their interest and opens up new hope and vistas for the weaker section। मतलब अगर हम देखें, जब किसी व्यक्ति को एक विशेष
जो है करेक्टरिस्टिक फीचर के रिगार्डिंग उनको वोटिंग राइट मिलती थी। जब भारत स्वतंत्र नहीं था कि उनके पास एजुकेशन के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स जो देते थे या जो इनकम टैक्स देते थे उनको मिलता था, लेकिन अब क्या है हमारे देश में सबको मिल रहा है। तो उस समय हम देखते हैं जब वोटिंग राइट केवल 10%, मुश्किल से 10% लोगों को मिलता था, तो उन लोगों का एक समाज में अलग महत्व होता था कि इन लोगों को वोट डालने का अधिकार है, जबकि अन्य लोग जो है निम्न वर्ग की श्रेणी में आ जाते थे कि इनके पास तो वोट देने का अधिकार नहीं, अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार नहीं है, तो अपनी बात को कहने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, यानी अपनी समस्याओं को कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि उनके प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है। लेकिन जब हमको वोट डालने का अधिकार मिला तो एक सेल्फ रेस्पेक्ट आ गया। सेल्फ रेस्पेक्ट इस सेंस में आ गया कि हर व्यक्ति यहाँ पर इक्वल, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की जो भावना है ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर दिया। हर व्यक्ति बराबर है, यानी उसके लिए अब प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, एजुकेशन, वेल्थ या बाहुबली, इन सब चीज़ों का महत्व खत्म हो गया। अब कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो वो वोट दे सकता है। साथ ही साथ माइनॉरिटीज को भी इसमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यानी माइनॉरिटी मेजोरिटी का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, चाहे वीकर सेक्शन हो चाहे कोई भी अन्य हो, उन सबको वोटिंग राइट मिली हुई है। बस नागरिक होना चाहिए और 18 साल उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया है सिंगल सिटीजनशिप। ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा पार्ट को अडॉप्ट किया है। तो अमेरिका में हम देखते हैं डुअल सिटीजनशिप है। डुअल सिटीजनशिप का मतलब ये है कि वहाँ पर व्यक्ति अपने देश का भी नागरिक है, साथ ही साथ वो अपने जिस राज्य का निवासी है उस राज्य का भी नागरिक है। इतना ही नहीं, अभी एक क्राइटेरिया और है, वो व्यक्ति अमेरिका के साथ साथ किसी दूसरे देश का भी नागरिक हो सकता है। यानी जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये भी डुअल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, यानी कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया का भी नागरिक सेम टाइम में हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में सिस्टम नहीं है। ब्रिटेन का कोई नागरिक है तो सिर्फ ब्रिटेन का रहेगा, दूसरे देश का नहीं रहेगा। तो यही सिस्टम भारत में अप्लाई किया गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक होगा, दूसरे देश का नागरिक नहीं होगा। ये तो बात हुई एक्सटर्नल इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन दूसरी बात करें तो भारत जो है फेडरल इन नेचर है। जो भारत का प्रशासनिक तंत्र है, ये प्रशासन व्यवस्था है, ये फेडरल इन नेचर है। पर हमारे देश का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल इन स्ट्रक्चर नहीं है, फेडरल इन नेचर है। यानी हमारे यहाँ जो राज्य हैं, फेडरल का मतलब होता है जो राज्य होते हैं उनका आपस में एग्रीमेंट होता है। ये राज्य एग्रीमेंट करके एक नया देश बनाते हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है। तो ये एक्चुअल में एग्रीमेंट होता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा समस्या आ जाए तो ये राज्य उस देश को छोड़ करके नया देश बना सकते हैं, यानी एग्रीमेंट को तोड़ सकते हैं, यानी सेसेशन की पावर होती है। लेकिन भारत जो है यहाँ पर फेडरल कंट्री इस मामले में नहीं है। हमारा देश का जो पहला अनुच्छेद वो कहता है इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत जो है राज्यों का संघ होगा। यानी यहाँ पर जो है यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है, फेडरल स्टेट की बात नहीं की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि जो राज्य भारत में बांटे गए हैं वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व इंटरनेशनल लेवल पर नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत का एक व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है। वो उत्तर प्रदेश का नागरिक, वो बिहार का नागरिक, वो महाराष्ट्र का नागरिक, तमिलनाडु का नागरिक, केरल का नागरिक, सिक्किम का नागरिक नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ भारत का नागरिक है और उसको सिर्फ एक नागरिकता मिली है, इंडियन सिटीजनशिप। अगर हम बात करें तो यूएसए में क्या है, वहाँ पर व्यक्ति को अपने राज्य का भी नागरिक है। जैसे हम बात करें टेक्सास एक राज्य है, टेक्सास का जो व्यक्ति है निवासी, उसको टेक्सास की नागरिकता मिली है, साथ ही साथ वो उसको अमेरिका यूएसए की भी नागरिकता मिली है। इस तरीके से हम देखते हैं एक ही समय पर उसको दो एलिजेंस टू बोथ एंड एंजॉय डुअल सेट ऑफ राइट, वन कन्फर्ड बाय द नेशनल गवर्नमेंट एंड अदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी हम देखते हैं कुछ अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। एक ही व्यक्ति को दो राइट दो अलग अलग संस्था का मतलब स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट से मिलती है। लेकिन भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है। क्यों? भारत में एक्चुअल में कोई राज्यों का जो आपस में एग्रीमेंट नहीं है। भारत एक विश्व में कोई नहीं बता सकता है भारत का
स्थापना कब हुआ है। इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि दो राज्य आपस में एग्रीमेंट करके नए देश बनाए। भारत या सभी राज्य एग्रीमेंट किए हैं, कोई एग्रीमेंट नहीं किसी के साथ। इसलिए सारे के सारे राज्य एक यूनिट के फॉर्म में है, जिसे हम भारत या इंडिया कहते हैं। आगे देखें, इन इंडिया ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे आर बोर्न आर रिसाइड एंजॉय द सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑल ओवर द कंट्री एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बिटवीन देम। भारत में जो भी व्यक्ति हैं उनको किसी भी राज्य के निवासियों इससे कोई मतलब नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सबको जो है समान जो है पॉलिटिकल एंड सिविल राइट मिलती है। यानी अगर हम बात करें पॉलिटिकल और सिविल राइट क्या होता है, अगर हम किसी व्यक्ति को मतदान करने के पावर देते हैं और चुनाव लड़ने की पावर देते हैं तो वह व्यक्ति जो है उसके पास हम कहेंगे पॉलिटिकल राइट है। साथ ही साथ अगर उसको इस देश में भ्रमण करने का, व्यवसाय करने का, पढ़ने का राइट टू एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत सारे जो है हम संविधान द्वारा उसको अधिकार देते हैं, तो पॉलिटिकल और सिविल राइट होगी। तो भारत में जो है हर व्यक्ति को पॉलिटिकल और सिविल राइट जो है सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट प्रोवाइड किए गए सभी सिटीजन को। उनके आधार पर कोई भी किसी व्यक्ति के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कोई व्यक्ति ब्लैक है, कोई व्यक्ति वाइट है, कोई व्यक्ति टॉल है, कोई व्यक्ति शॉर्ट है, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, धर्म, जाति, वर्ग, रेस, इन सब के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन भारत में नहीं होता, कोई भेदभाव पक्षपात नहीं रखा गया है। तो अगर हम बात करें भारत में एक चीज़ है, जैसा कि हमने कहा सबको पॉलिटिकल और सिविल राइट मिले गए हैं, लेकिन एक समस्या भी है। भारत में सबको सिंगल सिटीजनशिप दी गई है, यूनिफॉर्म राइट सबको दिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं इंडिया हैज बीन विटनेसिंग द कम्युनल राइट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, कास्ट वार, लिंग्विस्टिक क्लैशेज एंड इथनिक डिस्प्यूट। इन सब के बावजूद हम देखते हैं भारत में हमेशा नहीं, मतलब हमेशा का मतलब हर साल एक आध बार हो ही जाते हैं कम्युनल राइट हो जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, कुछ क्लास कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे एक वर्ग दूसरे वर्ग से लड़ जाता है सिर्फ इस बात के लिए सुपीरियर कौन है, बड़ा कौन है। कभी कभी जाति का मामला चलता है। जैसे अभी हम देखें, कुछ समय पहले की बात है, अभी राजस्थान में एक व्यक्ति जो उच्च वर्ग से आता था, एक प्राइमरी स्कूल का टीचर था, और उसी स्कूल में एक छोटा बच्चा था प्राथमिक विद्यालय में जो दलित था। उसने क्या कि वहाँ पर रखे सुराही में पानी पी लिया, तो उस टीचर ने उस बच्चे की उम्र सिर्फ 9 साल थी, उस बच्चे को इतना मारा वो बच्चा मर गया। यानी सिर्फ पानी पीने की वजह से उस बच्चे को मार डाला गया। ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक कास्ट वार ही है कि जो उच्च वर्ग है वो दलित वर्ग को अपने बराबरी का नहीं मान रहा है। संविधान ने तो कह दिया, लेकिन एक व्यक्ति उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम बहुत जगह पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में, टीवी पर आता है कि बहुत सारे जो दलित वर्ग हैं अगर वो घोड़े पर बैठ जाएं शादी के समय में, शादी विवाह के समय में, तो वहाँ पर जो उच्च वर्ग है, जो राजपूत वगैरह होते हैं या कोई भी उच्च वर्ग होता है, वो सब उसे बर्दाश्त नहीं करते हैं। कई बार उसको जान से मार देते हैं, और कभी कभी मारपीट करते हैं, कभी कभार तो जान से भी मार देते हैं। ऐसी न्यूज आती है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज की बातें हैं, ऐसा सब लोग सुनते हैं। ये जो है कभी कभी भाषाई आधार पर, जैसे हम देखते हैं अब तो थोड़ा कम हो गया है, पहले आसाम में लिंग्विस्टिक क्लैशेज बहुत, भाषाई आधार पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा उपद्रव होता, बहुत ज़्यादा हत्याएं होती थी कि जो असमिया भाषा नहीं बोलेगा, जो हिंदी भाषा बोलेगा उसको जान से मार दिया जाएगा। मराठा में आंदोलन चलता है, मराठा फॉर मराठी, महाराष्ट्र फॉर मराठी, बंगाल फॉर बंगाली, कर्नाटक फॉर कन्नड़, ये जो है पंजाब फॉर पंजाबी। इस तरीके की जो कंडीशन हो जाती है वो हमारे एक्चुअल संविधान के जो प्रोविजन हैं उनके अगेंस्ट है, उनके खिलाफ ये प्रोविजन है, ऐसा हमको दिखता है। इथनिक डिस्प्यूट भी हमको दिखता है, जैसे हम देखें पूर्वोत्तर भारत में ही तो बहुत सारे इथनिक डिस्प्यूट वहाँ हैं। उन लोगों को एक थोड़ा सा समस्या उन लोगों की अपनी है, उन्होंने समस्या खुद क्रिएट किया है। जो इथनिक ग्रुप है भारत में, वो लोग एक्चुअल में भारत को अपना देश मानते हैं, नहीं मानते हैं अलग बात है। वो एक्चुअल में वो एक नया देश बनाना चाहते हैं, वो भारत में रहना ही नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि हमको एक नया देश बनाना है, और वो हम देखते हैं कि आसाम में, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उन सब राज्यों में छोटे छोटे ग्रुप हैं, वो सब अपने आप को एक नया कंट्री बनाना चाहते हैं। जब वो कंट्री देखते हैं नहीं बना सकते हैं, खूब उपद्रव करने के बाद, तो कहते हैं कि हमको नया राज्य का दर्जा दे दो। फिर उपद्रव होता है, नहीं राज्य का दर्जा मिलता है, तो कहते हैं कि हमको ऑटोनॉमस काउंसिल बना दो। तो इस तरीके से कई सारे ऑटोनॉमस काउंसिल बने हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो नए देश की बात करते हैं। ये क्या है? इथनिक डिस्प्यूट ही है, जो कि एक खतरनाक चीज है, संविधान के खिलाफ है। इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया इसलिए कि यूनाइटेड एंड इंटीग्रेटेड इंडियन नेशन, तो हमारा देश जो है यूनाइटेड होगा, इंटीग्रेटेड पार्ट में हो रहेगा। लेकिन एक्चुअल में देखें तो उसको जो है हम फुल्ली रियलाइज नहीं कर पाए, यहाँ के जो नागरिक हैं फुल्ली रियलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कम्युनल राइट होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वर्ग जो है संग्राम हो जाता है, कास्ट जो है जातिगत युद्ध होते हैं, जो है भाषाई आधार पर युद्ध हो जाते हैं, इथनिक डिस्प्यूट है। तो ये सब वजह से हमारे संविधान का उल्लंघन होता है। अगला हम जो फीचर देखेंगे, इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज की हम बात करें तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जो गवर्नमेंट शब्द होता है, जो हम गवर्नमेंट या सरकार शब्द यूज करते हैं, उसका मतलब होता है, उसके 3 पार्ट माने गए हैं, लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, ये 3 अंग माने गए। लेकिन ये तीनों अंग के अलावा भी भारत में कुछ ऐसे सिस्टम हैं, ऐसे कुछ हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं, बॉडीज हैं, जिनका इन तीनों से इंडिपेंडेंट है, अलग है। यानी उनको अपना काम संविधान के अनुसार तो करना है, लेकिन इनके ऊपर डिपेंड रह करके जुडिशरी या एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका पर निर्भर होकर के नहीं करना है। उनको संविधान स्वयं पावर देता है कुछ करने के लिए। तो इस तरीके की बॉडी को हम इंडिपेंडेंट बॉडीज कहते हैं। तो इनका जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम, भारत में लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी बड़ा योगदान होता है। इस क्रम में हम देखें तो कुछ बॉडी की हम बात करेंगे, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम हम ले सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत में जो चुनाव आयोग है वो एक फ्री बॉडी है, यानी उसको सरकार से डिपेंडेंट नहीं है। पहले क्या होता था, इसको गवर्नमेंट का हिस्सा मानती थी, गवर्नमेंट खुद मानती थी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। लेकिन एक जो है इलेक्शन कमिश्नर हुए, उन्होंने कहा कि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा है। ये बात है 1990 के बाद की बात है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हम हिस्सा नहीं है, अतः हमें जो भी पत्राचार, जो लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस में आए, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? इलेक्शन कमीशन का काम है टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो फ्री और फेयर, किसी भी तरीके की पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो जो जितने एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं या एमएलसी होते हैं, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद या भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति, इन लोगों का इलेक्शन चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत में निर्वाचन आयोग को या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया था। ये निर्वाचन आयोग का एक सिंबल है, उसका लोगो है। आगे हम देखें दूसरी बॉडी हमारी क्या है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होते हैं, ये उनकी ऑफिस है नई दिल्ली में। तो ये जो होते हैं, इनका काम बहुत बड़ा होता है। एक्चुअल में जो भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है या राज्यों की स्टेट गवर्नमेंट है, उनके सारे अकाउंट को वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं कि जो भी पैसा खर्च किया गया है, जो जनता की गाढ़ी कमाई का टैक्स लिया गया है, उस टैक्स का जो सरकार ने कलेक्शन करने के बाद जो खर्च किया है, वो खर्च क्या न्यायपूर्ण तरीके से हुआ है या मनमानी तरीके से लूटा गया है, ये चीज़ का काम है। लेकिन ये एक्चुअल में जो खर्च करने के बाद ऑडिट करता है, ये इसकी एक लिमिटेशन है। हम इसको मानते नहीं, एक्चुअल में यही है, लिमिटेशन है। ही एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कमेंट्स ऑन द लीगलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यानी जो भारत सरकार खर्च करेगी या जो राज्य सरकार खर्च करेंगे, उनके पब्लिक पर्स है, जो जनता का पैसा है, सरकार ने कलेक्ट किया है, उसके ऊपर नज़र रखते हैं और उन्हीं का ऑडिट रिपोर्ट देते हैं कि सरकार ने किस तरीके से पैसा खर्च किया है। इस मामले में हम देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम जब 2010 में भारत में हुए थे, तो उस समय भारत के सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, विनोद राय, श्री विनोद राय थे। वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, मतलब एक्स रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने जो ऑडिट करना शुरू किया तो पाया कि बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है, और उस घोटाले को उन्होंने उजागर किया था, सामने लाए थे। उसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन देश में हो गया था कि देश में बहुत ज़्यादा करप्शन चल रहा है। कॉमनवेल्थ गेम पूरी तरीके से करप्शन की भेंट चढ़ गया था। तो ये
अगर कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास भले लिमिटेशन है कि उनके पास ऑडिट बाद में करते हैं, लेकिन उनके पास ये पावर है कि ऑडिट को सही तरीके से जनता के सामने रखें और बताएं कि सरकार ने सही तरीके से पैसा खर्च किया या गलत तरीके से खर्च किया है। नेक्स्ट जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम सारा मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अपनी नींद जो है खो रहे हैं, तो वह है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी सरकार का हिस्सा नहीं है। इसको पावर जो है डायरेक्ट जो है भारतीय संविधान से मिलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। कोई सरकार इसको पावर नहीं देती, यानी सरकार के कंट्रोल में डायरेक्टली नहीं है। हम देखें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन टू कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज एंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर। हम देखते हैं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये हर साल बहुत अच्छे तरीके से एक कैलेंडर जारी करते हैं जिसमें अगले साल के एग्जाम के बारे में होता है। उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसी फिक्स डेट पर अपना नोटिफिकेशन लाते हैं, फिर प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, मेंस का करवाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट करवाते हैं, या जिस एग्जाम में जो है जो भी व्यवस्था है उसकी चयन की प्रक्रिया है उसको अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो है इंडियन ऑल इंडिया सर्विस या जो अन्य सेंट्रल सर्विस है उनके लिए रिक्रूटमेंट करते हैं। साथ ही साथ कुछ मामलों में जो डिसिप्लिनरी मैटर होते हैं उसमें प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस मांगते हैं तो प्रेसिडेंट को एडवाइस भी देते हैं। लेकिन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिया गया एडवाइस प्रेसिडेंट पर, भारत के राष्ट्रपति महोदय पर बाध्य नहीं होता है, यानी उसको मान सकते हैं, मान नहीं सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये जो हमारा भारतीय संविधान है 312 के बाद के जो आर्टिकल हैं, 312 है उसके बाद के, वहां से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साथ ही साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन देता है। यानी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है यह भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो स्टेट पब्लिक सर्विस यानी हर राज्य में भी अपना एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। जैसे उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, बिहार का बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उत्तराखंड का उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, पंजाब का पंजाब, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र, इस तरीके से एटसेट्रा हैं। इनको भी पावर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट देती है। आगे देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस बॉडीज थ्रू वेरियस प्रोविजन लाइक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, एक्सपेंस बीइंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। यानी जो इनकी इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, जैसे हमने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया, इनके इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे, इसके लिए कहते हैं इनके जो चेयरमैन होते हैं या मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल फिक्स होता है। फिक्स का मतलब क्या है? फिक्स का कहाँ एक बड़ा अच्छा मतलब यह है कि उनको अपॉइंटमेंट का टाइम बता दिया जाता है कितने साल के लिए। यानी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि उसको जो है आजीवन बना दिया जाए। टेन्योर का मतलब उसको 10 साल के लिए हो गया, 10 साल नहीं, उसके लिए कंडीशन बनेगी 3 साल या इतनी उम्र, यानी एक उम्र फिक्स कर दी जाती है, इस उम्र से पहले या इतने कार्यकाल तक के लिए बनाए जाएंगे। तो ये फिक्स हो जाता है कि उनको बिना मतलब का गवर्नमेंट हटा नहीं सकती है। फिर सर्विस कंडीशन, की सर्विस जो दे रहे हैं देश को, संस्था को, उसकी कंडीशन फिक्स कर दे। उनके जो ऑफिस के खर्चे होते हैं, सैलरी, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी भारत के संचित निधि से या राज्यों के संचित निधि से आता है, इसलिए उनका ऊपर इंटरफेरेंस कम होता है। आगे हम देखें तो इमरजेंसी प्रोविजन है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया है। भारतीय संविधान ने जो है राष्ट्रपति महोदय को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है कुछ पावर दिए हैं। वो पावर उन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में प्रयोग करना है, यानी उसका प्रयोग डे टू डे लाइफ में नहीं किया जा सकता, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में करना है, तो उसे हमें इमरजेंसी प्रोविजन कहा जाता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन ऐसे रखे गए हैं। इस प्रोविजन को क्यों रखा गया है, रेशनली बिहाइंड की बात करें कि ऐसे जो है जो समाज के लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं, इसकी संभावना है, जैसा कि हो भी चुका है भारत में। ऐसा क्यों रखा गया है? इसको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है कि देश की सॉवरेनिटी, संप्रभुता को, यूनिटी, एकता, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इनकी जो है भारत की जो रक्षा है विदेशी लोगों से, विदेशी राष्ट्रों से,
यह भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली को बचाए रखने के लिए इनका प्रयोग किया सकता है। यानी ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सिचुएशन की बात की गई है वो इन मामलों के लिए है कि भारत की सोवरेनिटी, यूनिटी, संप्रभुता, एकता, अखंडता, इन सब की रक्षा के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे। इनको अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रपति महोदय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये हमारे संविधान का कहना है। तो जो इमरजेंसी की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे देश में 1976 में इमरजेंसी लगाई गई थी। 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन दिया और देश में इमरजेंसी लग गई थी। तो ये इमरजेंसी की जो प्रक्रिया है ये बहुत घातक साबित हुई थी और उसके वजह से बहुत ज़्यादा समस्याएं देश में आ गई थी। अगर हम देखें जो इमरजेंसी की प्रोविजन है, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इमरजेंसी की बात करते हैं। तो पहला जो है नेशनल इमरजेंसी, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। ये इसको लगाने का अधिक जो है ग्राउंड क्या है, आधार क्या है, तो वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। तो ये आर्म्ड रेबेलियन का वर्ड जो है बाद में जोड़ा गया था, पहले नहीं था। यानी हम देखते हैं कि भारतीय संविधान ने कहा है कि अगर युद्ध काल के समय या विदेशी आक्रमण के समय भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी, जिससे कि राष्ट्र के पास बहुत ज़्यादा पावर हो, सिटीजन के पावर को थोड़ा कम किया जाएगा। बाद में आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा गया, क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने कहा 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लगा दिया था, उसके बाद इसे चेंज किया गया। दूसरा सिस्टम क्या कहता है, स्टेट इमरजेंसी, यानी वो 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है और 356 आर्टिकल 356 है और एक आर्टिकल 365 यानी आर्टिकल अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। इसको लगाने का क्राइटेरिया क्या है? अगर हम देखें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लग जाए या राज्यपाल रिकमेंड करे या राष्ट्रपति महोदय को ऐसा लगे कि किसी राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसके अनुसार राज्य का शासन नहीं चल रहा है वहाँ पर, या सरकार बहुमत में नहीं है फिर भी शासन कर रही है, तो जनता के विश्वास का विश्वासघात है। इसलिए उसको हम 356 के तहत राज्य सरकार को हटा देंगे। अगर हम दूसरी कंडीशन है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देता है राज्य सरकार को देश हित में और राज्य सरकार उससे मानने से इनकार कर दे, तो 365 के तहत इस आधार पर भी कि राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को नहीं माना है, 365 के तहत वहां पर राज्य सरकार को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो जैसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी कह सकते हैं कि स्टेट में इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी बिगड़ गई है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है। तीसरे तरीके की भी जो है इमरजेंसी की बात की गई है, जिसका नाम है फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय आधार पर जो है हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके की इमरजेंसी भारत में आज तक लगी नहीं है। और ये कब लगाया जा सकता है? जब भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, भारतीय संविधान के अनुसार अगर देश में वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, ऐसा लगे कि देश में जो क्रेडिट सिस्टम है बहुत खराब हो गया है और देश का शासन प्रशासन को चलाने के लिए, लोगों के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं आ गई हैं, पैसे की बहुत कमी हो गई है, तो 360 आर्टिकल 360 या अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, परंतु भारत में अभी तक ये लगी नहीं है। आगे हम देखें, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंटर। ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है जब देश में इमरजेंसी लगती है। आपातकाल की घोषणा होते ही भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाती है। इसका क्या मतलब? स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट अपनी जैसी सिचुएशन में है अपनी सरकार को चलाते हैं, सरकार चलती रहती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है जो भी बिल पास करेंगे उसमें राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है और वो कोई भी काम करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में ही करेंगे, अपने अनुसार नहीं करेंगे। यानी स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त नहीं होती है, कंटिन्यू रहती है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग का होता है। इट कन्वर्ट द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी वन। वही बात हमने कहा कि वो यूनिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। यूनिटरी सिस्टम जो, जैसे हम बात करें ब्रिटेन है,
फ्रांस है, यूनिटरी सिस्टम कंट्री है, वहाँ पर राज्य की संकल्पना नहीं है। इसका क्या मतलब है, राज्य जैसा डिवीजन वहाँ भी होता है, लेकिन वहाँ पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता है। वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑफिसर को नियुक्त कर देती है, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके की स्थिति आ जाती है आपातकाल में कि मुख्यमंत्री जो है एक तरीके से राष्ट्रपति द्वारा निर्देशों को दिए गए अकॉर्डिंग ही शासन व्यवस्था करते हैं, वो अपने अनुसार कुछ नहीं कर सकते। यानी जो राज्यों की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या राष्ट्रपति में निहित हो जाती हैं। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज द यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखते हैं ये जो फीचर है कि नॉर्मल कंडीशन में यहाँ 2 टायर स्थिति है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और स्टेट गवर्नमेंट होगी, यानी फेडरल इन नेचर हम दिखता है। लेकिन वही बात करें इमरजेंसी सिचुएशन में यहाँ पर डुअल पॉलिटी घट जाएगी और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक जो है यूनिटरी सिस्टम दिखेगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हमको दिखेगा। नेक्स्ट साइलेंट फीचर है हमारा 3 टायर गवर्नमेंट, जो हम देखते हैं पूरे दुनिया में, पूरे संसार विश्व में ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पर 3 टायर गवर्नमेंट की संकल्पना कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। यानी हम देखते हैं 3 टायर वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 सिस्टम बनाए गए, 3 टायर गवर्नमेंट, ये संकल्पना भारतीय संविधान में निहित है। इसका मतलब क्या है, भारत में जो सरकार बनाने की प्रक्रिया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, शासन प्रशासन वो 3 भाग में। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर जो पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी देखती है। स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल होते हैं, और उसके भी नीचे हम देखते हैं ग्राम सभा के स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं, और जो म्यूनिसिपालिटीज होती है, कारपोरेशन होते हैं, वहाँ पर जो है हम देखते हैं म्यूनिसिपालिटी या कारपोरेशन के इलेक्शन होते हैं। ये चीज़ें एक्चुअल हमारे संविधान में नहीं थी। हमारे संविधान ने भी 2 टायर्स गवर्नमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया था, लेकिन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुए थे, तो भारत में 3 टायर्स गवर्नमेंट सिस्टम यानी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया गया। यानी इस तरीके का सिस्टम पूरे विश्व में कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है। लेकिन हम देखें 73वां, 74वां, 73rd, 74 कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट करके इंसर्ट किया गया है भारतीय संविधान में, लेकिन ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थी जो बहुत ब्रॉड स्केल पर नहीं दिखती थी। जैसे हम बात करें तो हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 40, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, वो जो है ग्राम सभा की बात करता है। ग्राम सभा की स्थापना की बात हमारे संविधान का अनुच्छेद 40 में की गई है। उसी को ब्रॉड लेवल पर ला करके हम 73rd, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से लाते हैं। यानी ग्राम पंचायत की संकल्पना जो है अनुच्छेद 40 में एग्जिस्ट करती थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको बहुत ज़्यादा पावर दिए गए और उसके इलेक्शन को कराया जाता है। अगर हम देखते हैं जो 73वां संविधान संशोधन है, इसको जब भारतीय संविधान में जो इंसर्ट किया गया, लाया गया, तो इसके लिए भारत में एक नया पार्ट 9 को ऐड किया गया और जो है न्यू शेड्यूल 11 को ऐड किए गए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये पार्ट 11A होगा, तो 11A को जोड़ा गया था और उसके साथ ही साथ शेड्यूल 11 को भी जोड़ा गया। ये पार्ट जो 9 है, ये 73rd के माध्यम से पंचायत के लिए पार्ट 9 है, और हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर तब पार्ट 9A आता है। जो 9A है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए, यानी हम देखते हैं 73rd के माध्यम से 9वें भाग है पार्ट 9 में पंचायत के लिए, और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो अर्बन लोकल बॉडीज थी उनके लिए पार्ट 9A को जोड़ा गया था। यानी 11वां शेड्यूल जो है पंचायत के लिए और 12वां शेड्यूल जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए रखा गया है। तो हम देखते हैं कि भारत में 2 तरीके, 3rd टायर सिस्टम में एक क्या है, ग्राम पंचायत है, और दूसरा सिस्टम जो है म्यूनिसिपैलिटीज है या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जो बड़े शहर होते हैं जिनकी आबादी बहुत ज़्यादा होती है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाते हैं, नगर निगम, और जो थोड़े से कम होते हैं उन्हें म्यूनिसिपैलिटीज कहा जाता है, नगर पालिका कहा जाता है। भारतीय संविधान की अगर हम नेक्स्ट बात करें, जो सैलिएंट फीचर है, वो मुख्य विशेषताएं हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज भारत में या विश्व में सभी जगह हम देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक बहुत ब्रॉड स्केल पर हैं और उनका एक अच्छा काम भी है। तो भारत में देखें तो भारतीय संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रखा गया। यानी भारतीय संविधान की एक फीचर की बात करें
तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, मुख्य विशेषताएं हैं, जो कि विश्व के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रखा गया है। भारत की बात करें तो इसकी संकल्पना हमारे संविधान में थी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में लिखा नहीं गया था। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, तो जो 2011 में 97वां संविधान संशोधन हुआ, वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक स्टेटस और प्रोटेक्शन दिया। और उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 चेंजेस किए गए, 3 तरीके की चेंजिंग की गई। अगर हम बात करें पहला कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज किया गया, किसके माध्यम से, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के माध्यम से पहला चेंज किया गया कि इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ए फंडामेंटल राइट। तो पहली बात करें, हमने देखा पहले पिछले वीडियो में कि भारत के संविधान ने फंडामेंटल राइट एक सैलिएंट फीचर है। सैलिएंट फीचर के रूप में हम देखें तो फंडामेंटल राइट के रूप में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रख दिया गया। यानी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की प्रक्रिया है वो एक फंडामेंटल राइट है, यानी कोई व्यक्ति सोसाइटी बना सकता है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए गए, उसके ऊपर दीवार नहीं लगाया जा सकता, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा क्या मिलता है हमको, इट इंक्लूड ए न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जो हम देखते हैं कि आर्टिकल 19 के माध्यम से फंडामेंटल राइट मिल गया, लेकिन साथ ही साथ फंडामेंटल राइट साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसकी पॉलिसी को जो है प्रमोट करना चाहता है, तो उसके पास भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के माध्यम से अनुच्छेद 43B आर्टिकल 43B के माध्यम से उसको दिए गए हैं पावर, उसे प्रमोट कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के साथ साथ प्रमोशन, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर 19 के तहत बनाने की प्रक्रिया मिली है, तो 43B के तहत उसे प्रमोट करने की भी पावर जो है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया है। आगे हम देखें तो 97th जो ये है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसने तीसरी चीज क्या हमको दिया है, एडेड ए न्यू पार्ट 9B। तो हमने देखा 9 पंचायत था, 9A म्यूनिसिपालिटीज के लिए था, और 9B जो है ये हमारे संविधान में एक पार्ट ऐड किया गया। तो हमको जो यहाँ पर क्या मिला, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मिला। और हम देखते हैं 9B में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अनुच्छेद बनाए गए, आर्टिकल बनाए गए, तो आर्टिकल 243ZH टू 243ZT, तो अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक के कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजन को पार्ट 9B में रखे गए। एक थोड़ा सा हम डिस्कशन यहाँ करना चाहेंगे, जब हमारा संविधान बना तो उस समय केवल 22 भाग थे, प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं 25 भाग हो गए। यानी जो 1 से 22 तक तो सीरियल क्रमांक में थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें तो भाग 7 को डिलीट कर दिया गया है, और भाग जैसा कि हमने देखा 9A 9B फिर 14A को जोड़ा गया है, तो हमारे एक्चुअली एक भाग और जोड़ा गया है, तो 4 भाग जोड़ दिए गए हैं, तो 4 भाग जोड़े गए हैं और एक भाग को डिलीट किया गया। तो 22 से हमारा संविधान में प्रेजेंट टाइम में कुल 25 भाग प्रेजेंट टाइम में है। आगे देखें, द न्यू पार्ट 9B कंटेन वेरियस प्रोविजन टू इंश्योर दैट द cooperative society in the country function in a democratic, professional, autonomous and economically sound manner। जो हमारा 9B कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया भाग है, उसमें एक प्रोविजन रखे गए हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होंगे देश में, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलना चाहिए, प्रोफेशनल मैकेनिज्म उसमें दिखना चाहिए और ऑटोनॉमस होने चाहिए, उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन स्वतंत्रता से पहले क्या कहा गया, डेमोक्रेटिक, यानी वो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होना चाहिए, वहाँ पर मनमानी नहीं चलना चाहिए और प्रोफेशनल होना चाहिए। क्यों, अगर कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाता है, आपस में मिल करके बहुत ज़्यादा लोग पैसा लगाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, तो अगर प्रोफेशनल नहीं रहेंगे तो पैसा डूब जाएगा। उनको प्रोफेशनल रखना है, इकोनॉमिकली साउंड मैनर में काम करना है, जिससे कि उनको प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन बन सके, और प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन बनेंगे तो जो भी लोग उसके शेयर होल्डर हैं, हिस्सेदार हैं, उनको प्रॉफिट होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, प्रोफेशनल और ऑटोनॉमस इकोनॉमिकली साउंड मैनर में काम करने चाहिए। इस पर सरकार निगरानी रखेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो सोसाइटी बनाते हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, मेंबर हैं या अन्य पदाधिकारी हैं, वो इस चीज़ को मना नहीं कर सकते हैं कि अपने मनमाने तरीके से काम करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम से उन्हें काम करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, जिससे कि प्रॉफिट मेकिंग हो सके। भारत में देखते हैं तो इफ्को खाद की कंपनी है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और डेयरी एक उद्योग है जो है अमूल डेयरी। इसके अलावा बहुत सारे और भी संस्थाएं हैं, लेकिन हम देखें इनका विकास जो है भारत के कुछ ही राज्यों में हो पाया, जैसे
पश्चिम में गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण के तमिलनाडु वगैरह में ज़्यादा विकास हुआ है, देश के अन्य हिस्सों में कम विकास हुआ है। आगे हम देखें, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड द स्टेट लेजिस्लेचर इन रेस्पेक्ट ऑफ द अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू मेक द एप्रोप्रिएट लॉ। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट को पावर दिया है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी अगर एक स्टेट ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सिर्फ एक स्टेट के अंदर काम करती है, स्टेट के कुछ लॉ भी वहाँ पर अप्लाई होते हैं और सेंट्रल लॉ भी अप्लाई होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोविजन दिए गए अप्लाई होते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जो मल्टी स्टेट हो, एक से ज़्यादा राज्यों में उसकी संरचना, जैसे हम बात करें इफ्को है, हमने खाद की बात किया, तो इफ्को जो है उसके भारत में लगभग अधिकांश राज्यों में फैक्ट्रियां हैं। तो जो इफ्को खाद बनाने की उर्वरक या फर्टिलाइजर बनाने की कंपनी है, और उस पर कानून कौन बनाएगा? तो वहाँ पर पार्लियामेंट बनाएगा, क्योंकि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है। वहाँ पर स्टेट का रोल नहीं है। स्टेट का रोल का मतलब ये है कि स्टेट का रोल लिमिटेड है। तो हम देखते हैं कि ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सैलिएंट फीचर थे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो सैलिएंट फीचर हैं, इसको हमने पॉलिटी भाई लक्ष्मीकांत बुक को कंसिडर किए हैं, वही हमारा मेन सोर्स रहा है। तो हमारा कंप्लीट हुआ सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम देखें कि अब इसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, तो इसके बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय संविधान तो बन गया, तो जब कोई चीज़ बनती है तो उसे कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो हम फिर थोड़ा सा भारतीय संविधान के जो पॉलिटी बुक है उसमें दिया हुआ है, तो यूपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए हम क्रिटिसिज्म को भी देखेंगे। इसका जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसको हमने बताया है, कुछ कन्फ्यूजन अगर हो, कुछ समस्या हो, तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।